अभी 3-4 दिन पहले मेरे कमेंट बॉक्स में एक व्यूअर का मैसेज आया कि मैं सिर्फ निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करता हूँ, कभी बेचता नहीं हूँ और लंबे समय तक बना रहूँगा। नींद बड़ी अच्छी आती है मुझे, कोई टेंशन नहीं होता है, मार्केट क्रैश होता है फिर भी मैं बड़े अच्छे से सोता हूँ। तो मैंने सोचा क्या ये स्ट्रैटेजी सही है? अगर आप सिर्फ निफ्टी 50 में निवेश करके अगले 10 साल में सुपर रिच बनने का सपना देख रहे हैं, तो क्या ये अटेनेबल है? या ये ऐसा तो नहीं कि आप कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हो? अगर आप बिना समझे या फिर उसका अपोजिट, बिना समझे हर छोटे शेयर में पैसा लगा रहे हैं, तो ये भी हो सकता है कि आप अपना कैपिटल खतरे में डाल रहे हो। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि भारत के अगले 10 वर्षों में वेल्थ क्रिएशन की प्रोबेबिलिटी कहां ज्यादा है। और मैं साफ कर दूं, ये कोई स्टॉक रिकमेंडेशन का वीडियो नहीं है, ये एक इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क है। सबसे पहले मैं एक बहुत बड़ा भ्रम दूर कर लेते हैं। जब भी मार्केट गिरता है, सबसे ज्यादा मार स्मॉल कैप और मिड कैप इन्वेस्टर को पड़ती है। लोग पैनिक करने लगते हैं, 30% 40% करेक्शन, और लोग कहते हैं कि अब तो सब खत्म हो गया। लेकिन दोस्तों, हिस्ट्री कुछ और कहता है। पिछले 20 वर्षों में निफ्टी ने लगभग सीएजीआर दिया है 13 to 14%। मिड कैप ने लगभग रिटर्न दिया है 16 to 17% का सीएजीआर, और कई माइक्रो कैप कंपनियों ने लगभग 18% या उससे अधिक कंपाउंडिंग दी है। तो याद रखिए, आज का लार्ज कैप कभी स्मॉल कैप हुआ करता था। लेकिन सबसे बड़ी गलती क्या होती है कि रिटेल इन्वेस्टर शेयर खरीदता है, वो बिजनेस नहीं खरीदता, वो प्राइस देखता है, वो बिजनेस मॉडल नहीं देखता। अगर शेयर 20% गिर गया तो वो डर जाता है, अगर 20% बढ़ गया तो खुश हो जाता है, एक्साइटेड हो जाता है। जबकि असली इन्वेस्टर खुद से एक सवाल पूछता है, क्या बिजनेस स्ट्रांग है? अगर बिजनेस स्ट्रांग है तो वॉलेटिलिटी सिर्फ नॉइज है। भारत के अगले 10 वर्षों के बड़े थीम्स, और मैं आपको 5 ऐसी थीम्स बताने वाला हूं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ सुमन और मैं हूं आपका पर्सनल वेल्थ गाइड, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इन्वेस्टिंग विद सौरभ। याद दिलाना चाहूंगा, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूं, इसलिए कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर ले लें। वन बाय वन मैं थीम्स बताता हूं। भारत का मैन्युफैक्चरिंग रिवॉल्यूशन। दोस्तों, एक शॉकिंग फैक्ट सुनिए। 70 साल पुराने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री होने के बावजूद भारत आज भी लगभग $20 बिलियन के ऑटो कंपोनेंट्स इंपोर्ट करता है। जरा सोचिए, 70 साल के बाद भी हम सेल्फ सफिशिएंट नहीं हो पाए हैं। लेकिन अब चीज़ें बदल रही हैं, बहुत तेज़ी से बदल रही हैं। नई जनरेशन के एंटरप्रेन्योर्स आ चुके हैं। आज फोकस है क्वालिटी पर, टेक्नोलॉजी पर, ग्लोबल एक्सपोर्ट्स पर, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पर। यानी जो चीज़ें हम विदेशों से खरीदते हैं, उन्हें भारत में बनाना। और यही यही असली वेल्थ क्रिएशन होने वाली है। पहली थीम थी ये। दूसरी, सोलर पंप रिवॉल्यूशन। दोस्तों, जो थीम्स मैं मुझे कह रहा हूं वो मेरी सीमित जानकारी में मुझे ऐसा लगता है कि डेवलप करेंगी, इसलिए मैं बता रहा हूं। फर्दर आप इस पर स्टडी कर सकते हैं, ब्लाइंड बाइंग नहीं। दोस्तों, ये सोलर पंप रिवॉल्यूशन, ये थीम मुझे बहुत एक्साइटिंग लगती है। भारत में आज भी लगभग 1 करोड़ डीजल पंप्स मौजूद हैं। सरकार इन्हें धीरे धीरे सोलर पंप्स में बदलना चाहती है। अपॉर्चुनिटी कितनी बड़ी है? लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए। और अगर नए इंस्टॉलेशंस जोड़ दें तो ये 5 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच सकती है। अब समझिए, ये सिर्फ एक कंपनी की अपॉर्चुनिटी नहीं है, ये पूरा इकोसिस्टम ग्रो करेगा। पंप मैन्युफैक्चरर्स, सोलर कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स, कंट्रोलर्स, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, इन सब को फायदा होगा इससे। अब आपका होमवर्क है कि आप ढूंढें कि कौन कौन सी कंपनियां इन्वॉल्व हैं इस सेक्टर में। तीसरी थीम, वाटर इकोनॉमी। आने वाले 20 वर्षों में ऑयल से भी बड़ा स्ट्रैटेजिक रिसोर्स वाटर होगा। ड्रिंकिंग वाटर, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स, इंडस्ट्रियल वाटर मैनेजमेंट, वेस्ट वाटर रिसाइकलिंग, सब की डिमांड बढ़ने वाली है।
भारत में अर्बनाइजेशन तेज़ी से बढ़ रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, इंडस्ट्रीज़ बढ़ रही है, वाटर मैनेजमेंट पर भी खर्च बढ़ना श्योर है। और यहाँ सिर्फ भारत नहीं है, पूरी दुनिया अपॉर्चुनिटी है इन कंपनियों के लिए जो इस सेक्टर में काम कर रही हैं। इसके अलावा चौथी थीम ऑफ कोर्स कॉन्सेंसस, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग। आज दुनिया जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी से गुजर रही है। भारत के पास एक ही रास्ता है, इंपोर्ट कम करो, सेल्फ रिलायंट बनाओ खुद को। पहले हम डिफेंस इक्विपमेंट इंपोर्ट करते थे, आज डिफेंस एक्सपोर्ट्स लगभग 35% CAGR के रेट से बढ़ रहे हैं। अब सोचिए, ड्रोन्स हो गए, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स, मिसाइल्स, शिप बिल्डिंग इक्विपमेंट्स, रेलवे सेफ्टी सिस्टम्स, कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं इन कंपनियों के पास। ये ऑफ कोर्स ओवरनाइट नहीं होगा, लेकिन अगले 10 वर्षों में ये भारत की सबसे बड़ी ग्रोथ स्टोरीज में से एक हो सकता है। पांचवी थीम जो मुझे लगती है, ग्लोबल एक्सपोर्ट चैंपियन। दोस्तों, ये सबसे अंडररेटेड थीम है। छोटी भारतीय कंपनियां यूरोप और अमेरिका की कंपनियां अक्वायर कर रही हैं। अगर आप माइन्यूटली न्यूज़ को स्कैन करें तो आपको पता चलेगा, टेक्नोलॉजी खरीद रही हैं। बहुत सारे ऐसे बैंकरप्ट कंपनियां हैं फॉरेन की जो बंद हो चुकी हैं। बंद होने के बावजूद उसे इंडियन कंपनियां, छोटी कंपनियां खरीद रही हैं, जिससे कि वो टेक्नोलॉजी अक्वायर कर सकें। अगर आपको पता हो, जैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा ने बहुत सारी ग्लोबल कंपनियों को अक्वायर किया था, ऑटोमोबाइल कंपनियों को अक्वायर किया था अभी 7-8 साल पहले, आई सपोज। वो ऐसी कंपनियां जो बंद हो चुकी थी, लेकिन सिर्फ टेक्नोलॉजी अक्वायर करने के लिए। तो लाइकवाइज ये ट्रेंड बढ़ता जा रहा है। और उसके बाद ही ये जो इनके व्हीकल्स लॉन्च हुए 6E और 9E महिंद्रा के, वो टेक्नोलॉजी अक्वायर करने के बाद ही हुए। तो लाइकवाइज हर सेक्टर में ये ट्रेंड बढ़ रहा है। टेक्नोलॉजी खरीद रही हैं कंपनियां, ग्लोबल अप्रूवल्स ले रही हैं और पूरी दुनिया को फिर प्रोडक्ट बनाकर बेच रही हैं। और यही मल्टी बैगर बनने की क्षमता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इन माइक्रो कैप को चुने कैसे। मैं आपको कुछ रेड फ्लैग्स बताता हूं। पहले रेड फ्लैग नंबर 1, प्रॉफिट दिख रहा है लेकिन ऑपरेटिंग कैश फ्लो नहीं है, ऐसी कंपनियों से बचिए। दूसरा रेड फ्लैग, मैनेजमेंट एक्सपेंशन की बात कर रहा है लेकिन इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन नहीं बढ़ रही है, ये एक बहुत बड़ा इंडिकेटर हो सकता है। आप इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन को स्टडी कीजिए, ये डेटा मिल जाएगा आपको। तो खुद से सवाल पूछिए कि फैक्ट्री चल कहाँ से रही है अगर कंपनी एक्सपैंड हो रही है तो। तीसरा रेड फ्लैग, 30 पेटेंट्स होने का दावा कर रही हैं कि 30 पेटेंट्स हमने करवा लिए, लेकिन R&D पे एक्सपेंस ही नहीं है बैलेंस शीट में, मतलब कुछ गड़बड़ है। चौथा रेड फ्लैग, रिसीवेबल्स लगातार बढ़ रहे हैं और कैश नहीं आ रहा है बैलेंस शीट में, तब भी आपको सावधान होने की ज़रूरत है। और पांचवा, हर व्हाट्सएप ग्रुप किसी न किसी स्टॉक की तारीफ कर रहा है, उस स्टॉक से दूर रहिए। मेरा इन्वेस्टमेंट फॉर्मूला सिंपल है, मैं आपको अपना तरीका बताता हूँ। मैं स्टॉक्स नहीं खरीदता हूँ, मैं बिजनेसेस खरीदता हूँ। मैं शॉर्ट टर्म नहीं देखता हूँ, मैं अगले 5-10 वर्षों के लिए हॉराइजन देखता हूँ। मैं ऐसा बिजनेस ढूंढता हूँ जो 20-25% प्रॉफिट ग्रोथ सस्टेन कर पाए और सबसे इम्पॉर्टेंट, कैश जनरेट कर सके। ऐसा ना कि हर बैलेंस शीट में हमें कैश ही नील हो रहा है, क्योंकि प्रॉफिट ओपिनियन होता है, कैश रियलिटी होती है। अभी निवेश करें या इंतज़ार करें, बहुत सारे लोग पूछेंगे, सर मार्केट महंगा हो गया, बढ़ गया क्रैश के बाद से, क्या फिर करेक्शन आएगा, क्या जियोपॉलिटिक्स के कारण और क्रैश हो जाएगा? तो दोस्तों, पिछले 25 वर्षों में एक भी ऐसा साल नहीं गया जब कोई चिंता नहीं रही हो स्टॉक मार्केट में। कभी इन्फ्लेशन की चिंता थी, कभी क्रूड ऑयल, कभी वॉर, कभी इलेक्शन, कभी रिसेशन, अब मॉनसून की चिंता हो रही है लोगों को। अगर आप 3 महीने के इन्वेस्टर हैं तो मार्केट आपको डराएगा, अगर आप 10 साल के इन्वेस्टर हैं तो मार्केट आपको रिवॉर्ड करेगा। इसलिए सबसे बड़ी सीख ये है कि नॉइज़ को इग्नोर करना सीखिए, डिसिप्लिन्ड रहिए, पेशेंस रखिए, बिजनेस को समझिए, प्राइस को नहीं। क्योंकि वेल्थ ट्रेडिंग से नहीं बनती है, वेल्थ कंपाउंडिंग से बनती है, और कंपाउंडिंग को चाहिए होता है आपका समय। दोस्तों, भारत अगले 10 वर्षों में एक बहुत बड़े इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से गुजरने वाला है।
मैन्युफैक्चरिंग, सोलर, वाटर, डिफेंस, ग्लोबल एक्सपोर्ट्स जो सेक्टर्स मैंने कहे, ये सिर्फ सेक्टर्स नहीं हैं, ये वेल्थ क्रिएशन अपॉर्चुनिटीज़ हैं। लेकिन बिना रिसर्च के किसी भी स्टॉक में पैसा मत लगाइए। हमेशा याद रखिए, पहले बिजनेस समझिए, उसके बाद इन्वेस्टमेंट कीजिए। देयर इज़ नो शॉर्टकट टू क्रिएट द वेल्थ। स्टडी करनी पड़ेगी। जल्दी ही मिलेंगे ऐसे किसी नए वीडियो के साथ। तब तक सौरभ सुमन साइनिंग ऑफ।